जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये भारतनामा बाय योगेश ये चैनल तो यूट्यूब वालों ने ब्लॉक कर दिया है। तो अब हम भारतनामा योगेश पे अपना जो पेशवाई के जो जितने भी बचे हुए एपिसोड है वो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें जिंदा रखे। कोशिशें तो हम भी कर रहे हैं, बस आपका सहयोग चाहिए। तो सिंदखेड़ की ये जो प्रसिद्ध लड़ाई थी जो मैंने कल बताई थी, ये अगस्त 1757 से 2 जनवरी 1758 तक चलती रही। अब सलाबत ने करार किया था ना, जो मैंने कल बताया था कि करार के तहत उसको 25 लाख की जागीरी पेशवा को सुपुर्द करनी थी। वो तो उसने की नहीं, बस उसका डीएनए ही वैसा है। इस मुद्दे पे घेमा घेमी हुई, उसका नतीजा हुआ सिंदखेड़ की लड़ाई। पहली बार 2 जनवरी 1742 में जन्मा तड़फदार नाना पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व गुण, उसके लड़ने की क्षमता, इसका परिचय मराठाओं को इसी युद्ध में पहली बार हुआ। वैसे उसके द्रोणाचार्य जो थे दत्ताजी शिंदे, वो भी विश्वासराव के साथ ही थे। दत्ताजी के साथ उसका भांजा जनको जी भी इस लड़ाई में था। मित्रों, ये शिंदे ग्वालियर के जो अपने राणोजी है उसके परिवार से नहीं है, ये दूसरे शिंदे है। स्वतः नाना और सदाशिवराव भाऊ पीछे दूसरे पंक्ति में सिंदखेड़ की लड़ाई में साथ थे। सामने कौन था? सामने था निजाम अली और उसका दीवान बुद्धिवान विठल सुंदर। वो जो बूसी का प्रकरण मैंने बार बार बताया ना, वो बूसी के प्रकरण में सलाबत ने अपने इन दोनों भाई वसालत जंग और निजाम अली, इन दोनों को कैद से बाहर निकाल के सूबेदार बनाया था। ये भी मैंने आपको बताया था। तो निजाम अली बूसी के आने से पहले मराठाओं से 2-2 हाथ करना चाहता था। ये उसकी मनीषा थी, क्योंकि निजाम अली की मां ने स्वयं विशान्य किला के आसिफ जहां के पहले बेटे नासिर जंग को मार डाला था। ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस निजाम के जो सबसे छोटे बेटे थे निजाम अली और उसकी मां, उन दोनों ने अपनी मनीषा तो जाहिर पहले ही कर दी थी। निजाम अली को निजाम के तख्त पे बिठाना उसकी मां का अंतिम लक्ष्य था। 1756 में बूसी के पीछे रामचंद्र जाधव को इन लोगों ने भेजा। बूसी ने चाल चली, रामचंद्र जाधव को अपने पक्ष में ले लिया। तो सलाबत ने गुस्से में आकर रामचंद्र जाधव की पूरी जागीरी जब्त करवा दी। रामचंद्र भी मन से बहुत दुखी था और अपने दादा के जमाने से वो मराठा विरोधी कार्य कर रहा था, तो नाना के पास भी वो नहीं जा सकता था। वो निजाम के साथ बना रहा पूरी जागीरी जब्त होने के बाद भी। अब उसने क्या किया? उसने सलाबत के पक्ष के बजाय निजाम अली का पक्ष स्वीकार किया। सही बात है, दूसरा चारा भी नहीं था, कहीं जा ही नहीं सकता था दूसरी जगह। 1757 के वर्षा ऋतु में निजाम सेना ने तनख्वाह मिलने से फिर असंतोष उसमें बढ़ गया था। ये भी मैंने आपको बताया था। शाहनवाज की तरह वसालत को दीवानी सौंपने की मांग इस सेना ने कर दी। अब शाहनवाज को डर के मारे दौलताबाद किले में छुप जाना पड़ा। जून 29 का पत्र है। ये पत्र में शाहनवाज ने नाना से मदद की गुहार लगाई। नाना ने भी हामी भर दी। तो जुलाई में 1757 में दौलताबाद में मराठा सेना घुस गई। अब लोगों को लगा कि ये शाहनवाज का कपट है, ताकि उसे मिलने
पेशवा की सेना आ गई थी। तो तुरंत सारे जितने भी अशराफ थे वो शाहजहां नवाज के विरुद्ध हो गए। असंतोषी फौज से डरकर, जैसे मैंने कहा, निजाम तो दौलताबाद किले में छुप गया था। अब उसके पास मदद लेने के लिए एक ही दरवाज़ा बचा था, वो था नाना का। तो जून 29 को नाना से एक पत्र में उसने मदद की गुहार लगाई। नाना ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि नाना तो कहीं मौका ढूंढ ही रहा था कि एक आध मौका मिल जाए और मैं हैदराबाद घुसूं। नाना ने हामी भरी। जुलाई में दौलताबाद के पास में मराठी सेना पहुंच गई। अब यहाँ पे हैदराबाद के अशराफ को ये शाहनवाज का ही कपट लगा। वस्तुतः जो असंतोषी मोमिन फौज थी वो तो वसालत और निजाम अली के साथ थी, लेकिन अशराफ को लगा कि ये शाहनवाज ने जो मराठा फौज बुलाई है ये हमारे विरुद्ध बुलाई है। उनको ऐसे लगा कि शायद उसे शाहनवाज को मिलने के लिए सलाबत आ जाए दौलताबाद, तो उसे फिर ये कैद करेगा शाहनवाज और निजाम अली को तख्त पे बिठाएगा। ये एक विचित्र विचार अशराफों के मन में था, तो उन्होंने सलाबत के कान भरे, लिहाजा सलाबत दौलताबाद गया ही नहीं। अब शाहनवाज किले पे था, ये सब उनका अंतर्गत चल रहा था। तो ये कौटुंबिक कलह ही कहिए। तो इस कलह के बीच में नाना ने अपनी सेना को फिर से एक बार रोक दिया और सेना को वापस बुलाया। अब सेना को पहले भेजा क्यों था? भेजने के बाद में 15 दिन वहाँ पे रख के फिर नाना ने वापस बुलाया। यहाँ वसालत जंग, जो असफ जहाँ निजाम का बेटा था, उसने अपने भाई निजाम अली की मदद से दौलताबाद पे घेरा डाल दिया। अब घेरा डाल दिया तो शाहनवाज के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। शाहनवाज ने तोपें डाल दी। तोपें डालने से निजाम अली और वसालत की जो फौज थी वो थोड़ी सी पीछे आ गई। अब मराठी सेना, मैंने जैसे कहा था कि दौलताबाद किले के आसपास थी, तो सलाबत खान ने मध्यस्थता करने के हेतु मराठाओं को फिर दौलताबाद बुलाया। राजनीति समझिए आप। अब दौलताबाद में मराठा सलाबत खान के साथ गए तो शाहनवाज को तो कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आखिरी दरवाज़ा था मदद लेने का, वो भी नाना ने बंद कर दिया था। तो शाहनवाज दौलताबाद किले में शरण आ गया और किले से
बाहर निकला। अब इन दोनों भाइयों का सलाबत से मिलाप हुआ। वो तो पहले ही उन्हें सूबेदार बनाया था ना बूसी आने के बाद। तो बाप रे बाप, प्यार उमड़ आया भाइयों में, सब एक साथ हो गए। अब ये तीनों पेशवा के विरुद्ध, पेशवा को बदनाम करके विरुद्ध कपट नीति इन तीनों ने शुरू की। जैसे मैंने पहले कहा था, सलाबत में पुरुषार्थ नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। 5-7 साल से मैं बता रहा हूं, 5-7 साल से कोई ताकत दिखाए तो वो सिर्फ झुकता नहीं था, लेट लिया करता था पूरी तरह से। अब इसमें सलाबत का तो स्वार्थ का तो मैंने आपको बता दिया है कि सलाबत कितना स्वार्थी था। यहाँ पेशवा की भी मुझे थोड़ी गलती लगती है, क्योंकि गत 3-4 साल से, मुझे 1754 से 1757 ये जो वाकया मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदवी स्वराज्य के लक्ष्य से मराठे पता नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि दूर जा रहे थे, नाना भी और नाना के सरदार भी। हालांकि कर्नाटक में नाना ने सत्ता और पैसा दोनों की कमाई की हुई थी और तोफखाना खड़ा किया था, नए सरदारों की फौज खड़ी कर दी थी, 15,000 नए सैनिक भर्ती किए थे। हिंदवी स्वराज्य के संकल्प को नाना भूला नहीं था, लेकिन ऐसे लगता है कि थोड़ा सा दूर गया था। फिर से एक बार तीनों बाजू से निजाम पे हमला करने की और निजाम शाही का अंत करने के बारे में योजना बनानी शुरू हो गई। वैसे मैंने बताया आपको, पहले 2 बार योजना बनी थी। वो 25 लाख की जागीर, अहिल्यानगर का संपूर्ण ताबा, मराठाओं के पास शाहनवाज को भी 5 लाख की जागीर, और अंतूर और दौलताबाद, ये 2 किले। ये सौंपने के संदर्भ में वकील जीवन राम ने सलावत को फिर एक बार लिख के याद दिलाया कि भाई तूने इस पे साइन किए हुए हैं और वो हमें आप सौंप दे। वहाँ निजाम अली गिरना गांव में 7,000 की फौज लेके अचानक दौड़ पड़ा। विट्ठल सुंदर 500 सैनिक लेके बाड़ापुर से निकला। निजाम अली के साथ अफगान भी थे, जिसमें इब्राहिम खान पठान था, जो पहले बूसी के तोपों को चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। बड़ा माहिर गोलंदाज तो बूसी के लिए था, वो फ्रेंचों की नौकरी भी करता था। अनबन हो गई तो सीधा निकल के निजाम के पास आ गया। वैसे बूसी के साथ इब्राहिम खान हैदराबाद में ही रहता था, लेकिन अब वो निजाम की सेवा में आ गया। 1761 में यही इब्राहिम खान पठान नाना के साथ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ा और बड़े बहादुर से लड़ा। मैं आपको बता दूं, अब निजाम अली ने क्या किया, निजाम अली ने उसका पगार 1.5 लाख रुपए कर दिया। मित्रों, मैं 1758 की बात कर रहा हूं। 1.5 लाख रुपए महीना पगार इब्राहिम को था। अब 1.5 लाख रुपए में तो साला उसका सारा खानदान शायद नौकरी करने लगा। अब वहीं सितंबर में बूसी भाग्यनगर हैदराबाद पहुंचा। 8 अक्टूबर के पत्र में वकील ने लिखा है कि विट्ठल सुंदर के पास 2 लाख की नगद आ गई है। उसने किसी को 5, किसी को 7, किसी को 12 रुपए बांट दे के पूरे 2 लाख का हिसाब दरबार को दिया। अब जाहिर है, मुझे लगता है ये 2, 5, 7, 12 ऐसी जो रकम है, ये सब तनख्वाह होगी, और जितने भी वंचित, नाराज, असंतोषी सैनिक थे, उनमें ये पैसा पूरा उसने बांट दिया है। 8 अक्टूबर के पत्र अगर हम जोड़ दें तो टोटल 57 पत्र उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से सिंदखेड़ की प्रत्यक्ष लड़ाई के दिन का जो वर्णन है वो गायब है।
27 अगस्त को 15 साल के विश्वासराव स्वतः घोड़ी पे बैठ के छत्रपति संभाजी नगर की दिशा में निकला है। क्या बोले, क्या बोले। बस अपने दादा की बाजीराव की याद इस पोते ने पत्रकारों को, जिन्होंने भी 2-4 लोगों ने पत्र लिखे हैं, उन्होंने बाजीराव की याद दिला दी। उन्होंने कहा है कि पोता प्रति बाजीराव लग रहा है, हूबहू बाजीराव की कॉपी विश्वासराव लग रहा था। वैसे भाऊ की बखर एक बखर है, उसमें थोड़ी बहुत इस सिंदखेड़ की जानकारी है कि दत्ताजी और जनकोजी पहले तो राजस्थान में थे, राजस्थान से महाराष्ट्र लौटे, बड़े उदास थे। यही उदयपुर के घटना से, जयपुर की घटना से, ईश्वरी और माधो सिंह की घटना से। और एक चीज हो गई, यहाँ मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में जयप्पा शिंदे का निधन हुआ था। उसी हालात में ये दोनों विश्वासराव के साथ सिंदखेड़ भेज दिए गए। नवाब की फौज में वेंकटराव था, जानबा निम्बाड़कर था, गोपाल सिंह था, इब्राहिम खान भी था, लेकिन रामचंद्र जाधव इस कबीले में नहीं था। मुगल सामने तो थे लेकिन शहर के बाहर नहीं आ रहे थे, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर ही थे। अब यहाँ बाहर से दत्ताजी, जनकोजी और विश्वासराव, ये तीनों शहर के अंदर घुस पड़े। जानबा पर दत्तोजी शिंदे चढ़ गए, वेंकटराव पर जनकोजी शिंदे चढ़ गए और उनको घेरा डाले हुए जो मोमिन थे, वो मोमिन पर विश्वासराव ने धावा बोल दिया। वैसे मित्रों, ये अचरज की बात है कि नवाब की तरफ से लड़ने वाला जो वेंकटराव था, उसकी बहन जनकोजी शिंदे की पत्नी थी। छात्र धर्म देखिए, ये तो रिश्तेदार थे और बहुत नजदीक रिश्तेदार थे, लेकिन घर में थे। यहाँ दोनों अपना क्षात्र धर्म निभाते आमने सामने लड़ रहे थे। वैसे वेंकटराव की और एक बहन थी जो नागोजी माने को दी हुई थी, नागोजी माने की पत्नी थी। अब ये नागोजी वेंकटराव के साथ लड़ रहा था। नागोजी जनकोजी से वहीं गिर गया। छत्रपति संभाजी नगर में इन तीनों जो निजाम पुत्र थे, इन निजाम पुत्र को मराठाओं ने वहीं घेर दिया। उन्होंने बाहर से रामचंद्र जाधव की मदद बुलाई और जैसे रामचंद्र जाधव फिर मराठवाड़ा से अपनी 7,000 की फौज लेके निकला, दत्ताजी विश्वासराव को लेके रामचंद्र पे चढ़ पड़े। छत्रपति संभाजी नगर से तकरीबन 125-150 किलोमीटर दूर सिंदखेड़ है। यहाँ ये दोनों सामने सामने आ गए। जाधव सिंदखेड़ की एक गढ़ी में जाके घुस के छिप गया। दत्ताजी ने जाहिर है घेरा डाला। अब इस घेरे से छत्रपति संभाजी नगर के शहर के अंदर बैठा हुआ निजाम अली बड़ा बेचैन हुआ। सलाबत वहीं था। आग बबूले निजाम अली ने संभाजी नगर से निकल के सिंदखेड़ की ओर दौड़ लगाई। नाना सदाशिव तब तक नासिक में गंगा स्नान वगैरह करके अहिल्यानगर पहुंच गए थे। अहिल्यानगर यानी पूर्वाश्रमी का अहमदनगर। अब अहिल्यानगर में नाना और सदाशिवराव भाऊ थे। अब उनको पता चला कि भाई निजाम अली संभाजी नगर से निकला है। उन्होंने गोपाल राव रास्ते और पवार दत्ताजी के मदद के लिए सिंदखेड़ की तरफ भेजा। अब ये लोग सिंदखेड़ न जाके छत्रपति संभाजी नगर से सिंदखेड़ के रास्ते के बीच में जाके खड़े रहे। सामने से निजाम अली आया तो निजाम अली का पूर्ण व्यूह जो था वो तोड़ने का काम रास्ते और पवार ने किया। 8-10 किलोमीटर खींची ये लड़ाई चलती गई। अब आप सोचो,
एक सेना है, समझो 10,000 की है, एक साथ निकलती है, तकरीबन कितना होगा? एक आध किलोमीटर का अंतर होगा पूरी सेना में, एक आध किलोमीटर। लेकिन इन लोगों ने इनको इतना अस्ता व्यस्त कर दिया फौज को कि ये टोटल 8-10 किलोमीटर रास्ते में सभी जगह लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। अब ऐसी हालत में आधी अधूरी फौज पीछे लड़ रही है, आधी अधूरी साथ है, आधी अधूरी पता नहीं पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में निकल के सिंदखेड़ पहुंचेगी, निजाम अली को पता नहीं था। लेकिन आधी अधूरी थोड़े बहुत जितने भी फौज थी, निजाम अली सिंदखेड़ पहुंचा। यहाँ मैंने आपको बताया कि रास्ते और पवार ये दोनों बीच रास्ते उसकी व्यूह रचना तोड़ने के लिए खड़े हुए थे। तो उनके साथ अब नाना और सदाशिव भी संभाजी ये अपने निजाम अली के सामने खड़े हुए। बताते हैं सिंदखेड़ की लड़ाई में दत्ताजी के पराक्रम से सारे चकित हो गए। दत्ताजी बेफाम होके लड़ रहे थे। सदाशिवराव भाऊ तो लड़ाई छोड़ के जमीन पे उतर के दत्ताजी के पराक्रम को प्रेक्षक की तौर पे देख रहा था। ये वर्णन है। निजाम अली इस सिंदखेड़ की लड़ाई सिंदखेड़ से लड़ाई में भाग गया। पानी का कुछ बहाना बना के रामचंद्र जाधव भी अपनी सेना को लेके भाग गया। वेंकटेश राव वहीं ढेर हो गया।